नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टी टाइम में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। टी टाइम में हम मुलाकात कराते हैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी काबिलियत के दम पर समाज में ही नहीं देश में भी अपना नाम रोशन किया है। और आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं DG EOW KN तिवारी साहब। बहुत बहुत स्वागत है KN तिवारी सर आपका हमारे टी टाइम में। कई बार आपको बता दूं कि KN तिवारी साहब एक मध्य प्रदेश कैडर के जो है IPS अधिकारी हैं और भारतीय पुलिस सेवा के जो है 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं और 2 बार राजगढ़ में SP रह चुके हैं और हरदा जब होशंगाबाद ज़िले से अलग नहीं हुआ था तब होशंगाबाद SP रह चुके हैं। इसके अलावा IG सागर रह चुके हैं और मध्य प्रदेश पुलिस की कई अहम पदों पर रह चुके हैं। DG SF रह चुके हैं, DG स्पेशल ट्रेनिंग रह चुके हैं और अभी वर्तमान में DG EOW में। सबका सपना होता है, ड्रीम होता है कि बड़े होकर कुछ ना कुछ बने। आपका क्या सपना था बचपन से? सपने तो सभी के रहते ही हैं, लेकिन मेरा पुलिस में आने का कोई सपना नहीं था। पुलिस में मेरा सिलेक्शन जो है वो काफ़ी लंबी भाग दौड़ के बाद हुआ। हायर सेकेंडरी स्कूलिंग मैंने रीवा से की थी। उसके बाद अच्छे मार्क्स आए तो फिर लोगों ने इंजीनियरिंग भोपाल से करने का मशवरा दिया, तो उसमें रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के फिर मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया मैंने 1976 में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में BE करके 81 में जब निकला तो उस समय NTPC उन दिनों की एक बड़ी चर्चित कंपनी थी, आज भी नॉर्थन कंपनियों में शुमार है। तो NTPC में जॉब मिली मुझे। तो NTPC में जो सिंगरौली कोटे की कस्टमर ट्रेनिंग थी वो सीनियर लोगों ने कंज्यूम कर ली थी जी। तो मेरे लिए फिर जनरल मैनेजमेंट का कोटा ही बचता हुआ और वो जनरल मैनेजमेंट का कोटा मिलता मुझे करीब NTPC में लगभग 10 साल बिताने के बाद जी। तो 10 साल का अरसा एक लंबा समय होता है और 10 साल बाद वो ट्रेनिंग्स चालू रहती नहीं रहती, कि मौके मिलते नहीं मिलते, वो सब देखते हुए फिर वहाँ लंबा रहने का विचार मैंने छोड़ा और सिविल सर्विस के लिए उम्र बची हुई थी। तो इसलिए 1985 में फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया। तो भारतीय पुलिस सेवा में जो पोजीशन और रैंक है वो इस प्रकार मिली कि मध्य प्रदेश कैडर मिलना जो है, हमारा होम स्टेट था, तो मध्य प्रदेश कैडर मिलने की संभावना बन रही थी। तो फिर NTPC छोड़ के फिर पुलिस में पहुँचे। भारतीय पुलिस सेवा की जर्नी फिर किस तरह से शुरू हुई, किस तरह की जर्नी रही आपकी? शुरुआत में 3.5 महीने मसूरी में हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स होता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। तो 25 अगस्त से 16 दिसंबर तक हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स किया 86 में मसूरी में। उसके बाद फिर 20 दिसंबर से नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हम लोगों का बेसिक कोर्स होता है पुलिसिंग का, करीब 8.5 महीने का। तो फिर हैदराबाद पहुँचे 20 दिसंबर के आसपास, तो वहाँ बेसिक ट्रेनिंग पुलिस की पूरी की। उसके बाद फिर पंजाब अटैचमेंट, CSWT का अटैचमेंट, और फिर स्टेट कैडर में पहुँचे तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में 1 महीने का अटैचमेंट। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मेरी सागर से शुरू हुई। तो सागर में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की उन दिनों आशा गोपाल जी का नाम काफ़ी चला करता था, तो वो SP सागर होती थी। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मैंने उनके अंडर में की। गढ़ा कोटा में मैं थाना प्रभारी के टेन्योर भी किया मैंने 3 महीने का। उसके बाद फिर फेज़ 2 के लिए हैदराबाद वापस गए हम लोग। वहाँ से लौटे तो सागर में जितने भी सब डिवीज़न थे, रहली, खुरई, बंडा, इवन DSP सागर, CSP सागर, ये सारे जो टेन्योर है ये 1-1 महीने 1.5 महीने मैंने वो भी पूरे किए। उसके बाद फिर पहला इंडिपेंडेंट चार्ज में पोस्टिंग हुई मेरी गोहलपुर में CSP के रूप में, जबलपुर में। तो CSP गोहलपुर रहा मैं करीब 1.5 साल। फिर एडिशनल SP वहीं जबलपुर सिटी में ही बनाया गया, तो एडिशनल SP सिटी जबलपुर रहा करीब 10 महीने। फिर उसके बाद पहला इंडिपेंडेंट चार्ज फिर राजगढ़ में मिला मुझे, तो SP राजगढ़ रहा लगभग 6 महीने। फिर उसके बाद हमारी एक बटालियन होती थी, तो 18 बटालियन SAF उन दिनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिप्लॉयड थी, त्रिपुरा में जी। अगरतला में हेडक्वार्टर था उसका। तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर मुझे त्रिपुरा भेज दिया गया। तो त्रिपुरा में भी हम लोग 10 महीने रहे, 18 बटालियन में कमांडेंट रहा मैं। फिर वहाँ से लौट के आए तो फिर कुछ समय स्पेशल ब्रांच में, फिर दोबारा राजगढ़ में, फिर होशंगाबाद में,
फिर इस प्रकार टाइम बीतता चला गया, तो फिर IG, फिर जी हाँ DIG IG। तो बिल्कुल सर, यूपीएससी एक ऐसा माना जाता है कि बहुत टफ जॉब होती है, काफ़ी टफ एग्जाम्स होता है, लाखों लोग इसके एग्जाम देते हैं। जी हाँ। आपकी कैसे रही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया? हाँ, मुश्किल तो होता है साहब। करीब हमारे टाइम में लगभग 1,60,000 लड़के जो है वो बैठे थे तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, और लगभग एक मोटा अनुमान है कि लगभग 10,000 लोग मेन एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट होते हैं। फिर 10,000 में से जो इंटरव्यू के लिए हैं लगभग 2,500 लोग सेलेक्ट होते हैं, 2 से 2,500। और फिर फाइनल जो फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए जो सिलेक्शन होता है वो लगभग 700 750 कैंडिडेट्स का होता है। तो काफ़ी कंपटीशन होता है, काफ़ी लोग तैयारी करते हैं, लोग घरों पे रह के या छुट्टियां ले करके या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके। तो 2 से 2.5 साल लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है। तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी कंपटीशन होता है, ये बात सही है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात जो है सर कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको उन्हीं के जो मूल निवासी हैं वहीं का कैडर मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप सिलेक्ट हो जाते हैं, किसी अलग अलग कैडर मिल जाती हैं। तो इस मामले में आपकी? मैं 86 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले मूल निवासी 4 लोग थे। मैं था और मेरे बैचमेट थे आलोक पटेरिया, परशुराम माथुर और पुरुषोत्तम शर्मा। लेकिन इसको सौभाग्य कह लीजिए या बाई चांस कह लीजिए कि 85 बैच में कोई भी नहीं था मध्य प्रदेश का। तो 85 के वो सीटें जो कैरी फॉरवर्ड होने के कारण हम चारों को ही मध्य प्रदेश मिल गया था। तो इस मामले में हम चारों लोग सौभाग्यशाली रहे। अच्छा सर, जब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बिग अचीवमेंट होती है, सिविल सेवा क्रैक कर लेना और फिर खासतौर से भारतीय पुलिस सेवा में आपका सिलेक्शन हो जाना और फिर वर्दी पहन लेना, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो परिवार में किस तरह का माहौल बना और किस तरह का खुशी रही? ज़्यादातर जो मेरे रिश्तेदार थे वो सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही थे, तो इसलिए पुलिस में आने का एक नई बात के रूप में सामने आई। और लोगों को भी बड़ा कौतूहल और अचरज था कि देखेंगे साहब, जो आज तक कोई इस परिवार का कभी पुलिस सेवा में नहीं रहा है, तो ये नया लड़का जो है पुलिस कैरियर में जाके कैसा करेगा, क्या करेगा, ये एक बड़ा असमंजस का भी ये माहौल था। बिल्कुल। अच्छा सर, कहा जाता है कि कैडर बेस पे सिलेक्शन होता है, जैसे अगर आप मेरिट बेस में तो आपको IAS मिलेगा और थोड़ा सा कम मार्क्स हैं तो IPS। मान लीजिए आप मेरिट बेस पे होते तो क्या तब भी आप पुलिस को सेवा को चूज करते? भारतीय समाज में अभी भी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए एक क्रेज बना हुआ है। तो पहली सर्विस की जो चॉइस होती है वो आमतौर पर IAS ही होती है सभी कैंडिडेट्स की। आज से करीब 30-40 साल 50 साल पहले फॉरेन सर्विस का बड़ा क्रेज हुआ करता था। तो पहले फॉरेन जो है वो नंबर 1 पे ऑप्ट की जाती थी, नंबर 2 पे IAS रहती थी, नंबर 3 पे IPS रहती थी। फिर फॉरेन सर्विस का क्रेज फिर धीरे धीरे घटता गया। तो कई लोग तो जो है वो फॉरेन सर्विस को तीसरे या चौथे नंबर पर भी देते हैं, और IAS जो है वो नंबर 1 पे चॉइस है काफ़ी सालों से, और आमतौर पर पुलिस जो है वो नंबर 2 रहती है। तो अधिकांश लड़के जो है वो नंबर 1 IAS को ऑप्ट करते हैं, नंबर 2 पे IPS रहता है या फॉरेन सर्विस रहता है। जी, तो आपका मतलब अगर आपको मेरिट बेस मिलता तो शायद आप भी IAS ही चूज करते हैं। हाँ, चॉइस तो दी गई थी, चॉइस तो IAS दी गई। अगर आपने जॉब में रहते हुए सिविल सेवा क्रैक की थी, जी हाँ, है ना, तो एक बड़ा अलग रहता है कि वर्दी का जो एक रुतबा रहता है, एक ख्वाहिश रहती है कि अच्छा एक अपने आप से एक अच्छा गुड फील आता है। तो राजगढ़ SP जब आप एज ए इंडिपेंडेंट चार्ज में आए तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? राजगढ़ में जब हम लोगों की पोस्टिंग हुई मार्च 1991 में, तो उन दिनों लोकसभा चुनाव 1991 की घोषणा हो गई थी और चुनाव प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका था। तो उसके पहले ठीक पहले मैं एडिशनल SP सिटी था जबलपुर में, और उसके पहले CSP गोहलपुर था। तो 1989 का लोकसभा चुनाव और 1990 का विधानसभा चुनाव हम लोग करा चुके थे जबलपुर में तैनात रहते हुए। तो चुनाव करवाने का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो था हम लोगों को, और लेकिन SP के रूप में पूरे ज़िले की चुनाव व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करना, फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना, गाड़ियों की व्यवस्था करना, फूड पैकेट्स का अरेंजमेंट करना,
फोर्स जो बाहर से आती है उसके रुकने रुकाने, खाने पीने, ठहरने की व्यवस्था करना, तो ये सब एक्सपीरियंस जो हैं ये थोड़े बहुत पहले से अवेलेबल थे, लेकिन राजगढ़ में इनको अपने फर्स्ट हैंड इनको करना पड़ा स्वयं के लीड और इनिशिएटिव लेकर के। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। चुनाव कराए हम लोगों ने, और दुर्भाग्य से 20-21 मई 1991 को राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया वहाँ श्री पेरुम्बदूर में। तो उसके बाद चुनाव जो है वो करीब 10 से 15 दिन डेफर किया गया था। तो जो शेड्यूल डेट थी उसमें उसके वो शिफ्ट हुई 10-15 दिन, तो चुनाव पीछे आगे बढ़ा, और अच्छा यानी टफ कंटेस्टेड इलेक्शन था वो राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का। राजगढ़ एक ऐसा काफ़ी हाई सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है, और उसके बाद भी चुनौतियां काफ़ी थी। 92 की बात करें, 92 में भी राम जन्मभूमि वाला विवाद हो गया, उसके बाद तो 90 राइट्स हो गए पूरे देश में। तो उस समय जब आप राइट्स हुए तो उस समय कहाँ पहुँचते और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? राजगढ़ कम्युनली हाइपर सेंसिटिव जिला के रूप में क्लासिफाइड है हमारे स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो राजगढ़, सीहोर, विदिशा और भोपाल ये चारों जो हैं ये हाइपर सेंसिटिव जिले माने जाते हैं। तो चूंकि जबलपुर भी कम्युनली हाइपर सेंसिटिव के रूप में कैटेगराइज्ड है, और वहाँ मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका था, और जो CSP गोहलपुर का जो प्रभार था, तो उसमें जो कम्युनली सेंसिटिव एरिया है गोहलपुर, हनुमान ताल, आधार ताल वगैरह, उसका प्रभार मैं कर चुका था 1.5 साल। तो इसलिए कम्युनल फ्रंट पे कोई ज़्यादा मुझे परेशानी महसूस नहीं हुई। हम लोगों ने अच्छे सख्त कदम उठाए, तो वहाँ कम्युनल एलिमेंट्स जो है वो कंट्रोल में रहे आए। जब बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद जब ऑल इंडिया रॉयट्स हुए, उन दिनों में यहाँ स्पेशल ब्रांच में भोपाल में था, त्रिपुरा की पोस्टिंग करके लौट आया था। तो उन दिनों यहाँ स्टेट सिचुएशन रूम में हम लोग पूरे स्टेट पे नज़र रखते थे। उन दिनों मेरे साथ और भी 4 AIGs थे, एक मैं था, तो अशोक सोनी साहब थे हमारे साथ, नेताम साहब थे हमारे साथ। तो ये लोग अब रिटायर हो चुके हैं। तो हम लोग चारों AIGs मिल के 3 शिफ्ट्स में पूरे स्टेट पे नज़र रखते थे कि कहाँ पर क्या घटनाएं हुई, कितनी हथियारों की बरामदगी हुई, कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग अरेस्ट हुए। ये पूरी जानकारी हम लोग राउंड द क्लॉक बनाते थे। लगभग 15-20 दिन तक ये काम किया हम लोगों ने। और भोपाल के जो दंगाग्रस्त इलाके थे वहाँ हम लोग अपनी टीम के साथ गए कई जगहों पर। वहाँ जो घटनाएं दुर्घटनाएं हुई थी उनको वीडियो शूट किया कैमरों से, फ़ोटो लिए उनके, और कहीं कोई पीड़ित पक्ष था तो उनको राहत पहुँचाने में मदद की हम लोगों ने, सुरक्षा कैंपों तक पहुँचाया। कई जगह पंचनामे पोस्टमार्टम की प्रोसेस चल रही थी तो उसमें हम लोगों ने इमदाद दी। तो इस तरह जो वो एक बहुत भयावह फेज़ था भोपाल के इतिहास में, इतना बड़ा कम्युनल राइट पहले नहीं हुआ था। तो ये चांस की बात थी कि उस दौरान हम लोग भोपाल में रहे और वो फेज़ भी देखने का अवसर मिला। अच्छा सर, राजगढ़ के बाद आप होशंगाबाद भी एसपी रहे। होशंगाबाद जब एसपी रहा, जब हरदा जिला अलग नहीं हुआ था होशंगाबाद से, तो राजगढ़ और होशंगाबाद में आपने क्या अंतर महसूस किया? दोनों जगह का सिनेरियो लगता है, दोनों जगह की हालत अलग रहती हैं, तो दोनों में आपने क्या अंतर, क्या डिफरेंस महसूस किया? राजगढ़ में लगभग 18 कंजर डेरे हैं और 2 सांसियों के डेरे हैं। तो ये कंजर और सांसी दोनों ही जो है ये आपराधिक जनजातियां मानी जाती हैं, लंबे समय से इनको क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा प्राप्त है। तो राजगढ़ में एक टिपिकल तरीक़ाए वारदात इस्तेमाल होता था। सड़कों पे जो है ये चमड़ा काटने वाली जो रांपी होती है, एक जी डबल एजेड चाकू की तरह, पीछे मुठिया होती, तो वो मुठिया निकाल के वो रांपी को जो है सड़कों पे गाड़ देते थे लोग, और जो ट्रकें और बसें निकलते थे वो उनके पहिए पंक्चर हो जाते थे गाड़ियां खड़ी होने पर, फिर वो ट्रक कटिंग और बसों के पैसेंजर्स के लिए लूटपाट करते थे। तो प्रिवेंशन के तौर पर कॉन्वॉय लगाए जाते थे रात में पर्टिकुलरली। हाँ जी हाँ, 10 बजे के बाद से जब 15-20 गाड़ियां खड़ी हो जाती थी तो फिर उनको आगे पीछे पुलिस व्हीकल के साथ रवाना करते थे। तो ये एक बाई चांस वहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेक थ्रू मिला। फिर हम लोगों ने एक एक करके जो है करीब 38 लोगों को पकड़ा वहाँ पर,
और 6 इस तरह के जो गिरोह थे उनका पर्दाफाश किया गया, और उनमें जो जितने भी जो मेंबर पकड़े गए उनमें से एक भी कंजर नहीं था। ये बड़े ना अचरज की बात थी। वो सारे जो है वहाँ के स्थानीय जो लोड़ा और दूसरे समाज के जो ग्रामीण थे वो इन वारदातों में इन्वॉल्व थे, और उनके जब घरों की तलाशी ली गई तो भारी संख्या में लूटे हुए सूटकेस, बैग, थैले और ये सब जो वेस्ट मटेरियल है ये काफ़ी भारी मात्रा में इकट्ठा हुआ। तो ये गिरोह पकड़े जाने के बाद फिर उस इलाके में वो रापी लग के लूटपाट होने की जो वारदातें थी फिर वो खत्म हो गई। बिल्कुल, वो गुना तक जाती थी। हाँ, गुना तक। एक चीज़ है सर, एसपी राजगढ़ होशंगाबाद रहने के बाद अब आईजी सागर भी रहे, तो जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज कर लेते हैं कप्तानी का, फिर आईजी बनने के बाद तो सागर आईजी, तो क्या डिफरेंसेस लगा आपको कि किस तरह की कार्यप्रणाली में कुछ चेंज आता है या किस तरह के अपराधों पर मॉनिटरिंग करने में? बिल्कुल, जिले की आपराधिक रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मूल रूप से जवाबदारी होती है वो जिले के पुलिस अधीक्षक की होती है, एसपी की। तो एसपी जो है वो अपने डोमेन में अपराधों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो मुनासिब कार्रवाइयाँ और निर्णय करने होते हैं वो करता है। डीआईजीज और आईजीज का काम उनके अधीन जितने भी जिले होते हैं उनके बीच में समन्वय बनाने का होता है, कोऑर्डिनेशन का, और कहीं पे कोई इमदाद चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए तो वो आईजी डीआईजी अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस के आधार पे वो अपने अधीनस्थ जिलों को प्रोवाइड करते हैं। सर, एक जो चीज़ होती है कहीं ना कहीं आप राजगढ़ एसपी भी रहे, होशंगाबाद एसपी भी रहे, आईजी सागर भी रहे, कुछ अच्छे ऐसे अनुभव के जो है आपको लोगों, क्योंकि पुलिसिंग एक ऐसी होती है, लोग आम जनता का सीधा जुड़ाव पुलिस से होता है और पुलिस के अधिकारियों से होता है, तो ऐसे कुछ अनुभव रहते हैं जिससे आपको एक लगता है कि पुलिस की नौकरी करने में मैंने ये बहुत अच्छा काम किया जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त हुई? जी हाँ, ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ मेरे प्रभार के अधीन वो घटनाएं रिपोर्ट हुई। हम लोगों ने केस दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। तो सबसे पहले जब मैं गढ़ाकोटा में थाना प्रभारी के चार्ज में था तो एक 6-7 साल की बच्ची के साथ एक बलात्कार की घटना हुई थी, जो वहीं गढ़ाकोटा के ही एक चरवाहे ने इसको अंजाम दिया था। बच्ची को बहला फुसला करके वो खेत में ले गया और रात भर खेत में रख के उसके साथ रेप करता रहा। तो अगले दिन जब घटना रिपोर्ट हुई तो हम लोगों ने तत्काल जो पुलिस के कार्रवाइयाँ होती हैं उनको अमली जामा पहनाया, और बच्ची जो है वो मुलजिम की शक्ल पहचानती थी लेकिन नाम नहीं जानती थी। तो हम लोगों ने फिर बच्ची को उसके साथ ले करके हम लोग निकल पड़े कि शायद कहीं वो टकरा जाए। और देखिए, सौभाग्य की बात थी कि वो जो मुलजिम था वो वहाँ नेवज नदी के घाट पे बैठा हुआ हमें मिल गया जी। तो बच्ची ने तुरंत देखते ही उसकी तरफ उंगली करी, वो बैठा है। तो बस इशारा हुआ और हमारे सिपाहियों ने जो है वो जान की बाजी लगा करके उसको पकड़ा, गिरफ्तारी की, कार्रवाइयाँ पूरी करके जेल भेजा। ट्रायल हुआ उसका 6 महीने के अंदर ही, और उसको 10 साल का लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुआ, जो कि एक तरह से मेरा पहला इन्वेस्टिगेशन था। जब आप इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और जब उसके आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो कई आरोपी गिरफ्तार के बाद अदालत से बरी भी हो जाते हैं, लेकिन जब सजा मिलती है तो तब सबसे ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलती है? तब पूरी टीम जो है उसको प्रसन्नता होती है कि साहब हमारा जो है एक जो मिशन था या एक हमारी जो कार्यवाही थी वो फाइनल स्टेज तक पहुंची, और अदालत ने उस कार्यवाही को सही मानते हुए मुलजिम को जेल की हवा खिलाई है। तो वो पूरी टीम को एक प्रसन्नता होती है, संतुष्टि होती है, और समाज में उसका एक अच्छा मैसेज जाता है। तो टी टाइम में हम बात कर रहे हैं डीजी ईओडब्ल्यू के तिवारी सर से। अभी हम बात कर रहे थे सर की जर्नी को लेकर, जो पुलिस की जर्नी है। अब बात करते थोड़ा सा फैमिली की तरफ जाते हैं, रुख करते हैं। परिवार में कौन कौन बच्चे हैं? परिवार में एक बेटा है मेरा, तो उसने उत्कर्ष तिवारी नाम रखा हमने उसका। उसने डेंटिस्ट्री में मास्टर्स किया है, बच्चों की डेंटल सर्जरी करता है वो। और उसकी जो बहू है हमारी जी, तो उनकी बल्कि जो है हम लव मैरिज की कैटेगरी देंगे उसको जी। तो साथ में पढ़ते थे दोनों, बीडीएस में एमडीएस में, विधात्री नाम है उसका। तो इनकी जरूर लव मैरिज थी जिसको हम लोगों ने अरेंज करने का शेप दिया जी। तो वो भी जो है ये अभी दोनों मानसरोवर डेंटल कॉलेज में रीडर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं जी। और बेटा जो है वो शाम को
GD अग्रवाल साहब के हॉस्पिटल में मरीज भी देखता है, बच्चों, चाइल्ड पेशेंट का स्पेशलिस्ट है वो, तो चाइल्ड पेशेंट देखता है। मैम हाउस वाइफ? नहीं, वो भी हाउस वाइफ पहले होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर जब बच्चों की जिम्मेदारी वगैरह सब पूरी हो गई तो वो उन्होंने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब किया हुआ है, तो वो भी सुबह 9 बजे निकल जाती, 3 साढ़े 3 बजे वापस आती। बिजी फैमिली है सर। कई बार होता है कि जैसे नेता का पुत्र नेता बनता है, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बनता है, और तो क्या आपके जो बेटे हैं उत्कृष्ट, वो आपसे इंस्पायर्ड नहीं हो? कभी उन्होंने सोचा कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, या आपने कभी उनको बोला कि ये सर्विसेज ऐसी है? पता नहीं साहब, उसका शुरू से ही जो है वो बचपने से ही उसका रुझान जो है वो डेंटिस्ट्री की तरफ था। क्यों हुआ ऐसा ये तो हम नहीं पता लगा पाए, लेकिन इवन स्कूल डेज से वो जो है वो दांतों के बारे में ही जो है वो कोलगेट और ये सब जो टूथपेस्ट हैं, क्लोजअप और ये सब इनके विज्ञापन, दांतों के जो ऐड आते हैं टीवी में, ये सब शुरू से ये देखना दिखाना वो काफ़ी संभाल के रखा करता था। ड्राइंग उसकी बड़ी अच्छी थी, तो वो सेकेंडरी स्कूल के बाद फिर उसने डेंटल सर्जरी ही प्रेफर किया। सर एक बात और होती है, जो पुलिस की जॉब होती है, पुलिस की राउंड द क्लॉक जॉब होती है, टफ जॉब होती है। IAS तो खैर 5 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आप IPS होते हैं या फील्ड में पोस्टिंग करते हैं, एज SP, एज ए CSP, एज एडिशनल SP, तब आपको राउंड द क्लॉक फील्ड में रहना पड़ता है। ऐसे में आप परिवार को किस तरह से समय दे पाए, और परिवार से में किस तरह की समस्याएं या प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए? देखिए, फील्ड में जो भी जिस सर्विस के लोग भी तैनात रहते हैं, चाहे वो IAS हों, चाहे IPS हों, चाहे वो रेलवे सर्विस के हों, चाहे इनकम टैक्स के हों, या कस्टम्स के हों, या और किसी सर्विस के हों, फील्ड में अगर उनकी तैनाती आम जनता की समस्याओं को सुनना, समझना, हल करने की अगर जवाबदारी है, तो वो जॉब में तो रिक्वायरमेंट आपकी उपलब्धता हमेशा ही आपकी आवश्यक होती है। इवन आप जो नॉन प्रशासनिक सेवाएं जैसे डॉक्टर्स की हैं, डॉक्टर्स के ले लीजिए, आप अपनी जर्नलिस्ट की कम्युनिटी ले लीजिए, तो जब भी कहीं आपको कहीं कोई घटना होगी आपको कवर करने जाना ही पड़ेगा, चाहे वो दिन हो या आधी रात हो। बिल्कुल। डॉक्टर्स के लिए भी उसी तरह से अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको अटेंड करना ही पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात हो। तो वही जो इक्वेशन है वो प्रशासनिक सेवाओं पर भी लागू होती है, IAS में भी, IPS में भी और दूसरे सर्विसेज में भी। लेकिन कई बार होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं, कहीं मूवी देखने जाने का, कहीं घूमने जाने का, कहीं मैरिज में जाने का या पार्टी में जाने का, सडनली कहीं से एक फ़ोन कॉल आता है कि आपको जाना पड़ता, तो उस सब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें फैमिली मैम भी नाराज़ होती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति को आप किस तरह हैंडल करते हैं? और फिर जब अगर मैम नाराज़ हो जाती हैं तो उनको कैसे मनाते हैं? ये चलता रहता है साहब, दोनों एक दूसरे को जो है मनाते रहते हैं टाइम टू टाइम। फील्ड की तैनाती में खास तौर पर तब दिक्कत आती है जब आपको कोई शादी ब्याह या ऐसा कोई कार्यक्रम दूसरे शहर में जाकर अटेंड करना हो, तब आपका निकलना नहीं हो पाता है। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम, शादी ब्याह अगर लोकल है, शहर के अंदर ही है, तो 15 मिनट, आधे घंटे का समय निकाला जा सकता है। मतलब ऑफिसर जो है वो 10-15 मिनट जाके अटेंड कर सकता है, बाकी जो परिवार हैं, वाइफ, बच्चे वगैरह, वो थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो इस तरह तालमेल बिठा करके ये सब जो काम है वो निकाले जाते हैं, और हम लोगों ने भी निकाले हैं। पुलिस की नौकरी में हालांकि वक्त तो मिलता नहीं है, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत फुर्सत मिलती है या वक्त मिलता है, तो किस तरह से उन फुर्सत के पलों को आप गुजारते हैं? मुझे जब फुर्सत मिलती है साहब, मैं तो अपने जो समाज और फील्ड से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी में इकट्ठा करता रहता हूँ, उनकी घटनाक्रम, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह इकट्ठा करता हूँ। तो मतलब जब से हम लोग नौकरी में आए तब से उन दिनों जो है वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद पीक पे था, फिर बोफोर्स स्कैंडल का जो है वो विवाद चला। तो इस तरह जो प्रोफेशनल हमारी और सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़ा मटेरियल मैं पढ़ता रहता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। काफ़ी मेरे पास इस तरह का जो मटेरियल है वो बहुत भारी मात्रा में इकट्ठा है, और मैं आगे भी उसको स्ट्रेंथन करता रहता हूँ। सबको अलग अलग शौक होता है, किसी को कोई किसी चीज़ के लिए पैशनेबल होता है, कोई क्रिकेट के लिए, कोई गोल्फ के लिए, कोई राइटिंग के लिए, कोई रीडिंग के लिए, कोई मूवी के लिए, कोई वंडरिंग के लिए। आपका ऐसा क्या पैशन है? स्कूल और कॉलेज में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे हम लोग। मौका जब बारिश का दिन होता था तो उस समय फुटबॉल, फिर जब विंटर आ जाती थी तो क्रिकेट। और इंडोर जब टाइम मिलता था, बारिश या वो नहीं हो रही है या वो, तो इंडोर में फिर हम लोग
हॉस्टल में कैरम खेलते रहते थे जब टाइम मिलता था, तो इस तरह। बट नौकरी में आने के बाद फिर अब वो जो खेल कूद और स्पोर्ट्स है वो थोड़ा पीछे छूट गया। अच्छा सर, गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है कि आपको 60-62 साल के बाद आफ्टर ऑल रिटायरमेंट होना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद के लिए आपने कुछ नई प्लानिंग की है? जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो अपना जो वक्त है, क्योंकि एक आप बिजी लाइफ में रहें, एक ऐसे सिनेरियो में रहें, ऐसे वर्क में रहें कि हमेशा घिरे रहते हैं लोगों से, काम में बिजी रहते हैं, जब रिटायरमेंट के बाद का जो टाइम होता है वो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? पढ़ाई लिखाई का शौक तो बदस्तूर जारी रहेगा जी। अब इसका इस्तेमाल और किस तरह हो सकता है इस पे विचार करेंगे। आखिरी सवाल सर, कि जो नए सिविल अधिकारी आ रहे हैं या सिविल सेवा में जाना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं या फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? किसी भी कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो सिविल सर्विस परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें किसी उम्मीदवार का लक्ष्य है सफल होना, तो पहले तो एक तो टारगेट, बड़ा स्पष्ट टारगेट निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण बहुत साफ सुथरा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। लक्ष्य के निर्धारण के बाद फिर एक अनुशासन और आत्मनियंत्रण की योग्यता भी रखनी पड़ती है। कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब पढ़ाई करना है, कब खेलने जाना है, तो इसकी टाइमिंग और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और ये जब आपने कर लिया तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ जो एस्पेक्ट है उसको पढ़ने लिखने इकट्ठा करने के लिए जो मेहनत चाहिए, कड़ी मेहनत, तो पढ़ाई के दौरान आपको रीडिंग, ग्रास्पिंग और प्रोडक्शन आंसर शीट पे, ये 3 स्टेजेस में आपका टेस्ट होता है। तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रास्पिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऑन द पेपर, ये भी जो है आपका, इसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करते रहना पड़ता है। तो कड़ी मेहनत तो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी फ्रंटियर हो, कड़ी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। तो कड़ी मेहनत तो बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, कड़ी मेहनत के बिना कोई भी सफलता मिल नहीं सकती और सफलता के लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। आज हमने बात की टी टाइम में के.एन. तिवारी साहब से, डीजी ईओडब्ल्यू से, जिनके जाने हमने अनकहे पहलुओं को और अनकहे राजों को, और सबसे बड़ी जो बात है, उन्होंने जो बातें बताई, वो नए जो अधिकारी आने वाले हैं या नए सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, उनके लिए भी उन्होंने एक मैसेज दिया। अगर उनके मैसेज पर अमल किया जाए तो सफलता भी आसान हो सकती है। टी टाइम में हमारे साथ जुड़ा के.एन. तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए अनादि टीवी, और अगले बार फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।